राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। इनेलो के दिग्गज नेता अभय सिंह चौटाला ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से बुधवार को इस्तीफा दे दिया है और इस दौरान अभय चौटाला ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव लाने की संबंधी राज्य की बीजेपी सरकार के कदम का जिक्र करते हुए कहा है कि मैंने फैसला किया है कि मैं इन कानूनों के पक्ष में प्रस्ताव लाने वालों के साथ विधानसभा में नहीं बैठ सकता। और वहीं अब इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद अन्य विधायकों पर भी अब दबाव बढ़ सकता है। बता दें आपको ये कि अभय सिंह चौटाला ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कानूनों के दुष्प्रभाव के बारे में अवगत कराएंगे और जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों से जीतकर विधानसभा पहुंचे विधायकों के सामने दुविधा ये खड़ी हो सकती है और अब ये देखना होगा कि चौटाला के इस कदम से कितने विधायक कदम ताल मिलाएंगे। बता दें आपको ये कि कई निर्दलीय विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। क्या उन्हें अब सबसे ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ सकता है? जल्दी पूरे प्रदेश का कार्यक्रम बनाऊंगा और प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर के इन काले कानूनों के बारे में लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा और ज़्यादा संगठित हो किसान। हमारी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों से बनी हुई है। चौधरी देवीलाल ने इसको पार्टी का पौधा लगाया था, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और चौधरी देवीलाल ने हमेशा जब कभी भी गरीब आदमी के साथ, कमेरे वर्ग के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ किसी भी सरकार ने अनदेखी करने का काम किया, उन्होंने उसका साथ दिया, उस लड़ाई को लड़ा। जब कभी वो सत्ता में थे उन्होंने ऐसे गरीब लोगों के कल्याणकारी काम किए जो आज पूरे देश में लागू है, दुनिया में उनका जिक्र है। पेंशन योजना इस देश में अगर कोई लेकर के आया, लागू करी, तो शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अगर किसी ने पहली दफा इस देश में किसान का कर्जा माफ किया, उस शख्स का नाम भी चौधरी देवीलाल था। अगर किसी ने ट्रैक्टर को गड्ढा बनाने का काम इस देश में किया तो उसका नाम भी चौधरी देवीलाल था। अगर गरीब हरिजन की और वाल्मीकि की, बैकवर्ड की, अगर कहीं गांव की पंचायत में बड़ी भागीदारी, तो नंबरदार का पद अलग से निकाल करके उनको एक सम्मान देने का काम किया। गरीब आदमी के घर के अंदर बैठने की जगह नहीं थी, उसके लिए चौपालों का निर्माण पहली दफा इस देश में किया तो चौधरी साहब ने किया। ओलावृष्टि से किसान की अगर फसल बर्बाद होगी, खराब होगी, उस फसल का मुआवजा अगर किसी ने शुरू किया तो उसकी शुरुआत भी चौधरी देवीलाल की देन है और कोई दूसरा आदमी नहीं इस देश में जो ये दावा कर सके, कह सके कि मैंने कोई इस तरह के काम किए जिससे देश को फायदा। यहाँ तो ऐसी सरकार बन गई अब इस देश में कि जो कैसे किसान की जमीन से किसान को बेदखल किया जाए उसके लिए कानून। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, बड़ी खबर है जहां इनेलो के दिग्गज नेता यानी कि अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, लेकिन इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, कल जो अभय सिंह चौटाला के द्वारा जो इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को दिया गया, उसके बाद जो राजनीतिक जो माहौल है वो जरूर गर्म हो गया और इसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र से जो जीत के आए विधायक, उनके ऊपर काफी दबाव माना जा सकता है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ज्यादा जो संख्या में किसान ही हैं और इस समय किसान जो है वो इस समय आंदोलन में शामिल हैं और इन तीनों कृषि कानूनों का जो केंद्र सरकार की ओर से लाए गए उनका विरोध जताते हुए दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो ऐसे में जो किसानों के समर्थन में अभय सिंह चौटाला द्वारा जो इस्तीफा दे दिया है और ये सबसे पहला जो बड़ा कदम कहा जा सकता है इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा जो उठाया गया है। और ये उसके बाद जो है ये साफ तौर पे जो राजनीतिक विश्लेषक है या जो राजनीतिक जानकार है उनका ये कहना है कि अन्य जो विधायक हैं जिन्होंने समर्थन वापस लेने की और किसानों को समर्थन देने की बात जो की थी, सरकार से समर्थन भी वापस लेने का ऐलान किया था, उनके ऊपर इस समय काफी दबाव माना जा सकता है, क्योंकि उनसे जो जिस क्षेत्र से वो जीत के आए वहां की जनता उनको जरूर
कह सकती है कि जिस तरह अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया, तो क्या वो भी इस्तीफा देंगे? इस तरह की जरूर इस समय चर्चा है जी। तो अभिषेक, क्या लगता है इसकी, जिस तरीके से इस्तीफा तो दे दिया है अभय सिंह चौटाला ने, और इसको लेकर किसानों से अगर बातचीत की तो किसान इसको लेकर कितने खुश हैं? अभय सिंह चौटाला से इस बारे में बात की थी कि अब आप किसानों के साथ, क्योंकि आप विधायक नहीं है, आप इस समय किसी राजनीतिक पार्टी को आप रिप्रेजेंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई पद नहीं है, तो क्या आप किसानों का आप मंच साझा करेंगे? तो उन्होंने ये जरूर कहा कि पहले भी उनकी इसी तरह वहां पर बात हुई थी कि और उनकी किसानों को उनकी ओर से समर्थन था और किसानों को हमारे को समर्थन दिया हुआ था। और ये अब इस समय जब किसी पद पे नहीं है तो जरूर मंच साझा करेंगे और किसानों के बीच में जाके ये जो 3 कृषि कानून हैं, इनके जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में किसानों को अवगत कराएंगे और जल्द ही जो है वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर किसान ज्यादा हैं और जो विधायक जो विधानसभा तक पहुंचे हैं, ऐसे विधानसभा में जाएंगे जहां पर किसानों की बदौलत वो विधानसभा में पहुंचे जी। तो अभिषेक, क्या लगता है जिस इनेलो अपनी किसानों की आड़ में क्या अपनी साख बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही, जिस तरीके से लगातार किसानों के समर्थन में, और हाल ही में पहले से ही इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था सरकार को और किसानों के समर्थन में कि अपने पद से वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन क्या लगता है कि इनेलो अपनी साख बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? जी देखिए, इससे पहले अभय सिंह चौटाला ने 2 बार 11 और 14 जो जनवरी को इनकी ओर से इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया था। उसमें लेकिन विधानसभा की ओर से ये कहा गया था कि इसमें शर्त जो है शामिल है, उन्होंने कि किसानों को की जो उन्होंने शर्त लगा रखी है इसको देखते हुए, लेकिन और फिर व्यक्तिगत तौर पर अगर अभय सिंह चौटाला या में आते हैं और अपना इस्तीफा सौंपते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, तो इस्तीफा उनका मंजूर किया जाएगा। और उन्होंने किया कि 26 तक अगर किसानों के हक में कोई फैसला नहीं आता तो 27 को वो ट्रैक्टर पर पहुंचे 27 जनवरी को, और व्यक्तिगत तौर पे वो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को मिले और उसके बाद उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो उनको सौंपा और तुरंत ही उनका इस्तीफा मान भी लिया गया। तो ये इनेलो की तरफ से ही एक बड़ा कदम माना जा सकता है कि इकलौते विधायक थे वो, और इकलौते विधायक होते हुए उनकी ओर से ये इस तरह का कदम, विधायकी पद से इस्तीफा देना, ऐसे माहौल में जब किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करते हुए, किसानों के साथ कदम ताल मिलाते हुए उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसको एक बड़ा कदम माना जा सकता है। तो ऐसा भी तो लग सकता है, क्या ऐसा लग नहीं रहा, अगर आपने बातचीत की होगी अभय सिंह चौटाला से, क्या अपने आवेश में आके, क्या जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा लिया? जी, जब इस तरह का उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि किसानों से और उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता से और अपने जो कार्यकर्ता और जो पार्टी के जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबसे विचार विमर्श करके उन्होंने ये फैसला लिया है। और किसान, वो कहते हैं जब बीजेपी प्रदेश देश की जो सरकार है वो किसानों के साथ अन्याय कर रही है, उस अन्याय को सहन नहीं करेंगे और उस अन्याय को देखते हुए किसानों के साथ जाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो जब विधानसभा में किसानों की आवाज ही नहीं उठाई जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी इस पर बड़ा आरोप लगाया कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी की साथ दे रही है, विधानसभा में भी बॉयकॉट कर लेते हैं जब किसानों का मुद्दा आता है। पूरी मतलब विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका वो सही तरह से नहीं निभा रहा, तो ऐसी विधानसभा में उनको रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अपने इन किसानों से और अपने क्षेत्र के लोगों से बातचीत करने के बाद ये जो कदम उठाया और अब जो है वो किसानों की हित की लड़ाई लड़ने की बात। तो अभिषेक, जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने अपने इतना सराहनीय कदम उठाया है किसानों के समर्थन में, अब क्या लगता है कि इसको लेकर कितना असर अब दूसरी पार्टियों में देखने को मिल सकता है? कितने विधायक अब इनके साथ ताल से ताल मिलाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जरूर दबाव बढ़ सकता है। जो अन्य जो विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हो, चाहे वो बीजेपी से हो या निर्दलीय की ओर से पहले ही ऐलान किया जा चुका है दो जो सोमवीर सांगवान उनकी तरफ से चेयरमैन का पद भी छोड़ दिया गया था और उनकी। अभिषेक, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया है, तो चलिए तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार आपको बता दें कि इनेलो के दिग्गज नेता यानी कि अभय सिंह चौटाला ने अपने केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से बुधवार को इस्तीफा दे दिया है। एक सराहनीय कदम उठाया उन्होंने किसानों के समर्थन में, क्योंकि उन्होंने पहले ही सरकार को पूरी तरह से अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर
किसानों के समर्थन में अगर कोई कदम नहीं उठाया गया, किसानों की मांगी नहीं मानी गई, तो आने वाले समय में यानी कि 27 जनवरी को वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हाल ही में ऐसा ही हुआ और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसी के चलते एक बड़ी बात ये भी है कि अब ये देखना होगा कि इस कदम से कितने विधायक अपने ताल मिलाएंगे किसानों के समर्थन में, क्योंकि एक दबाव भी पड़ सकता है और लगातार, और इस तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो अब आपको बता दें कि इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी राज्य की बीजेपी सरकार के कदम का जिक्र करते हुए कहा है। तो एक बार फिर से हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है इस्तीफे को लेकर? देखिए, कांग्रेस की ओर से पहले ही कहा जा चुका था कि वो अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके मांग कर रहे थे, विशेष सत्र लाने की राज्यपाल महामहिम राज्यपाल से कांग्रेस की ओर से मांग की गई थी कि जो सरकार है वो अल्पमत में है, तो सरकार के जो अंदरूनी खाते में विरोध है इन तीनों कृषि कानूनों का, तो उसके लिए विशेष सत्र बुला के वोटिंग होनी चाहिए, सरकार के लिए खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। तो अभय सिंह चौटाला का जो इस्तीफा है उसके उन्होंने कहा था कि इस पर कि ये जो इस्तीफा उनका है ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी सरकार को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि अगर वो विधानसभा में नहीं होंगे तो खिलाफ वोटिंग का जो अधिकार या किसानों के जो हक में जो विधायक वोट करेंगे उसमें वो शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्होंने पहले ही जो है अपना इस्तीफा सौंपने की जो बात की थी। उसके बाद जो कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया वो यही साफ तौर पे कि ये बीजेपी को फायदा होगा इसका, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वोटिंग के लिए वो उस समय विधानसभा में मौजूद नहीं रहेंगे, तो एक वोट जो है जो खिलाफ जाना चाहिए था बीजेपी के, वो वोट जो है एक वोट कम होगा। जी, तो अभिषेक, इस तरीके से ये भी बताया जा रहा था कि हरियाणा के जो पूर्व सीएम है यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको अभय सिंह चौटाला को इस्तीफे से पहले इनको नसीहत दी थी कि आप हमारे प्रस्ताव में शामिल हो जाएं, और इसी को लेकर, लेकिन इसी के चलते उनको पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कहने से कुछ नहीं होता, प्रस्ताव से कुछ नहीं होगा, आप भी समर्थन में आइए किसानों के और आप भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो इनकी बात की गई थी अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा देने की, जब ऐलान किया गया था तब तो नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से यही कहा गया था कि आप विधानसभा में रहते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कीजिए और जो सरकार के खिलाफ जब वोटिंग हो तो सरकार के खिलाफ वोट करने का काम करें। तो उसी पर अभय सिंह चौटाला की ओर से भी जब कल इस्तीफा दे दिया गया, उसके बाद जब उन्होंने पत्रकारों से वो रूबरू हो रहे थे उसको उन्होंने कहा कि अभय सिंह जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे और वो जो किसानों के साथ बीच में नहीं जा रहे, ना किसी बॉर्डर पे गए और उनका बेटे जरूर वहां पर गए, तो उनकी राजनीति करने की जो है बड़ा आरोप जो है अभय सिंह चौटाला द्वारा कांग्रेस के ऊपर लगाया गया कि जब किसानों के हित का जब बात आती है विधानसभा में तो कांग्रेस वॉकआउट कर देती है और विपक्ष की जो भूमिका जो होनी चाहिए विधानसभा के अंदर उसको कांग्रेस जो है वो नहीं निभा रही है। जी, क्या लगता है जिस तरीके से अब हरियाणा के बीजेपी और जेजेपी के जो गठबंधन है, इस पर कितना असर पड़ने वाला है आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में? देखिए, जो आने वाले समय पर जेजेपी बीजेपी सरकार के ऊपर किस तरह का संकट कहें या फिर किस तरह की परिस्थिति आए ये समय ही जरूर निश्चित करेगा। लेकिन अब इस समय जो माहौल जो चल रहा है, जो अभय सिंह चौटाला के जो इस्तीफा दिया गया, क्योंकि वो भी चौधरी देवीलाल जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे उनके वंशज कहलाते हैं, और वहीं जो ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है वो भी उन्हीं के परिवार से आते हैं, उन्हीं के वंशज कहलाते हैं और उन्हीं के नाम की राजनीति जो है जननायक जनता पार्टी करती है। और इस समय सहयोगी दल के रूप में सरकार में शामिल है जननायक जनता पार्टी अपने 10 विधायकों के साथ, तो उनके ऊपर ज्यादा दबाव हो सकता है क्योंकि वो भी किसानों के मसीहा कहने वाले चौधरी देवीलाल जो उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, किसानों के हक में बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए जो इतिहास में लिखे गए, जैसा कि अभय सिंह चौटाला ने भी एक बार कल पत्रकार वार्ता में जिक्र किया कि पेंशन स्कीम, गांवों में चौपाल और इस तरह के कई जो बड़े फैसले जो ग्रामीण क्षेत्र में या किसानों के हक में जो अब भी जो फैसले हैं वो लागू है और उन पे किसान और जो गरीब तबका, जो मजदूर तबका है वो उनका फायदा या लाभ उठा रहा है। तो इस पर सबसे बड़ा जो दबाव है वो जननायक जनता पार्टी पे है, क्योंकि वो अब
अब सरकार में शामिल है और किसानों के नाम पर ही वोट जो है वो लेकर सरकार 10 विधायकों के साथ सरकार में शामिल है। और ज्यादातर जो विधायक है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से की पार्टी मानी जाती है, क्योंकि ज्यादातर वोटर जो है उनका वो ग्रामीण क्षेत्र से, और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा किसान है। तो इस साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले समय हो या मौजूदा समय में यह सबसे ज्यादा जो दबाव में जो है जननायक जनता पार्टी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जरूर दबाव में होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन बैकफुट पर है। और आपको ये बता दें कि किसान संगठन ने 1 फरवरी को प्रस्तावित संसद मार्च स्थगित करने का ऐलान किया है। बुधवार को सिंगू बॉर्डर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता बलबीर राजेवाल ने संसद मार्च स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने साथ कहा है कि अगला कार्यक्रम अगली बैठक में तय की जाएगी। और किसान नेता राजेवाल ने सरकार पर साजिश के तहत आंदोलन में फुट डालने की कोशिश का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि किसानों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया है। उन्होंने ये कहा है कि गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड के लिए हमने 5 रूट तैयार किए थे और इसे बदनाम करने के लिए एक ने पहले दिल्ली के अंदर प्रवेश करने का ऐलान किया और यह भी तय किया कि हम लाल किला जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जहां से बोला गया था पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बोल दिया कि सीधा जाओ और दिल्ली की तरफ जाओ। साजिश के तहत कुछ उपद्रवी वहां गए। और राजेवाल ने यह कहा कि दीप सिद्धू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS का एजेंट है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खास बताए जा रहे हैं। और हम लोग खाने के लिए भी गए थे तो किसी पुलिसकर्मी ने कुछ भी नहीं कहा, हमारी भावनाएं आहत हुई है। गणतंत्र परेड का आयोजन किया गया जिसमें 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए और लाखों लोग उसमें शामिल हुए। ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। दुनिया की नजरें इसके ऊपर रहीं, फिर भी ये सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। कुछ घटनाएं हुई, सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रोग्राम था वो कल नंगा हो गया, साजिश कल नंगी हो गई। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहां आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के जहां हमारे लिए ब्लॉकेड किया हुआ था उसके आगे लाके बैठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेड नहीं था। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से जहां एक तरफ तो 26 जनवरी को एक हिंसक देखने को मिली थी और इसी के चलते अब जो ये बैठक हुई है किसानों के बीच में, किसानों ने अब ऐलान किया है कि अब 1 तारीख को जो संसद का जो घेराव करने वाले थे लेकिन उसका अब स्थगित कर दिया है। इसको लेकर अब क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार जो किसानों की जो डिमांड थी कृषि कानून को वापस कराने के लिए, उसी के लिए मद्देनजर रखते हुए जो ट्रैक्टर परेड थी वो निकालनी थी और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना था। मगर किसानों ने सिर्फ सबसे बड़ी एक पहले गलती करी, जिस तरीके से उन्होंने ट्रैक्टर रैली की जो प्रक्रिया थी वो अपनाई और उसके बाद में जैसे ही 26 जनवरी की ये डेट आने लगी तो उससे ठीक एक दिन पहले उन्होंने जो 1 फरवरी की अनाउंसमेंट की थी वो सबसे बड़ा किसानों के लिए नुकसानदेह था, क्योंकि उसको मद्देनजर रखते हुए जो किसानों ने कहीं ना कहीं अपना आंदोलन किसी और रुख में ले गए। और जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजेवाल ने कहा कि जिस तरीके से एक गुट ने सिर्फ लाल किले जाने के लिए ठानी थी और उसकी अनाउंसमेंट उसने पहले से कर दी थी, मगर दिल्ली पुलिस ने उनको रोकने की जगह उनको लाल किले तक जाने दिया। अगर चाहती दिल्ली पुलिस तो उनको रोक सकती थी, मगर उनको रोका नहीं गया, क्योंकि ये सीधा सीधा संकेत दिया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में रहने वाला है और यहाँ तक कि RSS का एजेंट है और यहाँ तक कि अमित शाह का भी खास व्यक्ति है। तो इसीलिए दीप सिद्धू का नाम जो दिया जा रहा है वो इसीलिए दिया जा रहा है कि वो सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता है, यानी RSS का एजेंट है और सिर्फ ये रणनीति
थी सिर्फ किसानों का आंदोलन को तोड़ने के लिए, और इसीलिए किसान जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने दीप सिंधु को लाल किले तक जाने दिया। अगर चाहते तो उनको रोका जा सकता था, मगर जिस तरीके से उठंग मचाया उन्होंने, वो कहीं ना कहीं किसानों की नाक जो थी यानी शान जो थी वो कहीं ना कहीं डुबोने का काम किया दीप सिंधु ने। और इसीलिए कहीं ना कहीं दीप सिंधु का नाम जो उससे जोड़ा जा रहा है, यानी कि मोदी से जोड़ा जा रहा है या अमित शाह से जोड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि आरएसएस से जोड़ा जा रहा है, और उसके कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत भी किसानों की तरफ से दिए जा रहे हैं कि ये दीप सिंधु जो है वो किसानों के लिए नहीं बल्कि हमें सरकार के लिए काम कर रहा था, और सरकार के लिए पहले ही उसने स्पष्ट कर दिया था कि हम किसानों की जो रणनीति है उससे बिल्कुल अलग चलूंगा, और यहाँ तक कि लाल किले तक जाऊंगा, और लाल किले तक जाने के साथ साथ वो झंडा भी फहराएगा। मगर जिस तरीके से पूरी रणनीति रही थी वो कहीं ना कहीं किसानों की जो प्रक्रिया थी उस पर सवाल जरूर खड़ा करता, मगर जिस तरीके से कह सकते हैं किसान नेताओं ने कहा कि हम तय समय से निकले थे और तय समय से ही हमने रूट जो फॉलो किए थे, तय समय तक ही वापिस आए थे, यहाँ तक कि जो पुलिस ने उनके स्वागत के लिए यानी जो खाने वाने की जो व्यवस्था थी वो तक नहीं दी, यहाँ तक कि पुलिस ने हमारे लिए बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं की, बल्कि हमारे को आहत जरूर हुई है, यानी कि उन्हें धक्का लगा है कि इस तरीके की जो प्रक्रिया की जा रही है ये हमारे साथ क्यों की जा रही है। सिर्फ सरकार के लिए यही संदेश दिया है उन्होंने कि सरकार ने जो रणनीति अपनाई थी किसानों के अंदर फूट डालने की, वो शुरू से देखने को मिली थी, क्योंकि दो गुटों में किसानों को बांटा हुआ था, और जो अब भी जो कहीं ना कहीं जो दीप सिंधु ने जो किया है वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे किया, और साथ साथ संकेत देते हुए सरकार को ही घेरने की कोशिश की है। मगर जिस तरीके से अब जो हमने कह सकते हैं फुटेज के अंदर देखा, या फिर जो मीडिया के माध्यम से देखा, या फिर हम हमने कवरेज की थी, उसके अंदर यही देखने को मिला था कि जो लाल किले पर जो बवाल हुआ था यानी कि जो हिंसक हुई थी वो कहीं ना कहीं दीप सिंधु उसका जरूर नाम आ रहा है, और यहाँ तक कि खुद जो कह सकते हैं जागो इंडिया पार्टी के जो कह सकते हैं जेके जी हैं उन्होंने भी स्पष्ट किया कि इसके अंदर राजनीति की गई है, और यहाँ तक कि जो दीप सिंधु का नाम है या फिर और लोगों का नाम है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही एजेंट है और बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, इसीलिए किसानों को जो आंदोलन था को भटकाने की कोशिश की गई है। जी तो राजू, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आप किसान संगठन है बैकफुट का ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने 1 फरवरी को जो संसद के बाहर जो मार्च करना था उसको स्थगित कर दिया है, लेकिन हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अगली ये बैठक में बातचीत की जाएगी कि अब कब ये मार्च करना है, संसद का घेराव करना है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से बैकफुट का ये खेल खेला जा रहा है किसानों की तरफ से, कहा जा सकता है, और लेकिन अब क्या लगता है कि लगातार अब यहाँ पर किसान नेता भी गिरफ्त में आ गए हैं, पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में है, क्या लगता है कि बैकफुट से लेकर अब आगे की रणनीति क्या रह सकती है किसानों की? देखिए, जिस तरीके से बात करें पुलिस की रणनीति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि यहाँ तक कि जो पुलिस ने देखा या फिर के जो भुगता वो कहीं ना कहीं इसीलिए तो कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर थी दिल्ली पुलिस की, मगर दिल्ली पुलिस ने जब एक्शन में आई है तो कहीं ना कहीं जितने किसान संगठनों के नेता हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर कर दी गई है, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं 1 फरवरी का जो कैसे मार्च था वो कहीं ना कहीं अब स्थगित जरूर किया है, मगर उसके लिए भी अभी रणनीति बनाई जाएगी, बैठक की जाएगी और तमाम कोशिश की जाएगी अगली रणनीति के ऊपर। मगर देखना होगा कि सरकार के ऊपर कितने जो प्रेशर था अब वो हट चुका है, सरकार के ऊपर से प्रेशर, और कहीं ना कहीं अब सरकार खुली हो चुकी है और खुले मन से अपने काम करेगी। मगर जिस तरीके से किसानों की जो प्रेशर था वो हट चुका है, और किसान जो है वो दोबारा से प्रेशर बनाने के लिए शायद दोबारा से रणनीति बनाएंगे, और वो रणनीति कितनी कारगर होगी ये जरूर देखना होगा। मगर जिस तरीके से आज जो बैठक की जाएगी कि अगली रणनीति क्या है, किस तरीके से मार्च निकालना है, या फिर जो 30 जनवरी को गांधी जयंती के लिए उन्होंने जो शांति भवन की वहां जाके उन्होंने 1 दिन का मौन रखना है या फिर शांति पर वो रखना है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके से रखा जाएगा। मगर रणनीति क्या होगी अब किसानों की ये जरूर देखना होगा। मगर जो बैठक होगी, बैठक के अंदर रणनीति किस तरीके की बनाई जाएगी, क्योंकि किसानों के बीच में जो फूट पड़ी हुई है उसको जब तक पहले किसान इकट्ठा ना कर पाएंगे, जिस तरीके से वो एक जगह पर नहीं हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति काम नहीं करेगी। और सरकार यही चाहती थी कि उनकी जो रणनीति है उसको तोड़ा जाए, वो सरकार शायद इसके अंदर कामयाब भी हुई है। जिस तरीके से दीप सिंधु का नाम लिया जा रहा है कि वो कह सकते हैं बीजेपी का खास बंदा है, या फिर कहे आरएस का एजेंट है, या फिर कहे मोदी जी का या अमित शाह का खास था, और जिस तरीके से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर कहे जिस तरीके से फुटेज दिखाई गई या फिर फोटो दिखाए गए कि ये अमित शाह का खास है और मोदी जी का भी खास है और आरएस का खास एजेंट है, तो कहीं ना कहीं इशारे यही आते हैं कि जिस तरीके से सरकार की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई है, और कहीं ना कहीं उसको किसानों की जो कोशिश थी उसको पीछे हटाने के लिए या किसानों को बैकफुट करने के लिए शायद इस तरीके की रणनीति अपनाई गई थी। किसानों की तरह का ये कहना है। लेकिन राजीव, इसी के दौरान ये बताया
बताया जा रहा है, ये देखना किसानों होगा। ने आरोप लगाए हैं सरकार पे कि हमें निशाना बनाया गया है, साजिश के तहत हमें ये सारा काम किया गया है, क्योंकि हमने तो एक शांतिपूर्ण तरीके से ये बात रखी थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे साथ ये साजिश की गई है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से किसान ने, जो संगठनों के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि हमने जो तय समय था, यानी कि जो पुलिस की रणनीति थी और जो हमारी बैठक के जो तालमेल था, वो उसके हिसाब से ही चले हैं। यानी कि वो 2 बजे 12 बजे के बाद चले हैं और लगभग 5 बजे के करीब उन्होंने दिल्ली से वापसी भी कर दी। मगर जिस तरीके से जो एक गुट ने जिस तरीके से दीप सिंधु का नाम लिया जा रहा, बार बार दीप सिंधु का नाम लिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसने जो सुबह ही 7 बजे अपनी ट्रैक्टर रैली स्टार्ट कर दी थी, कि उसको परमिशन क्यों दी गई और उसको बॉर्डर से भी अंदर जाने क्यों दिया गया। यहाँ तक कि लाल किले तक जाने के लिए कड़ी सुरक्षा होती है, तो वो कड़ी सुरक्षा पार करके वो ऊपर तक कैसे चला गया और उसकी जो झंडा फहराया गया वो कैसे फहरा दिया गया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। मगर जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि सरकार की रणनीति थी और सरकार चाहती थी किसानों के अंदर फूट डले, शायद वही रणनीति देखने को मिल रही है और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं किस तरीके से काम कर रही थी ये जरूर देखने को मिलेगा। मगर जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से भी साफ कर दिया गया है, सरकार ने रणनीति अपनाई थी, सोची समझी साजिश थी उनके खिलाफ, तो वो कहीं ना कहीं अब कारगर हुई है। मगर किसान जो है वो किस तरीके की रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि 1 फरवरी का जो कह सकते हैं मार्च था, वो उनका स्थगित जरूर हुआ है, मगर उसके लिए भी अभी रणनीति पूरी तरीके से बनानी होगी और किसानों को दोबारा से प्रेशर बनाना होगा, देखना होगा प्रेशर जो है वो कितना सरकार पर बन पाता है। मगर अभी आसार यही है कि किसानों के अंदर फूट पड़ चुकी है और जो उनका आंदोलन है, जो इतने ऊंचे लेवल पे जा रहा था या सरकार के ऊपर प्रेशर बना था, अब वो कमजोर होता नजर आ रहा है। जी। तो राजीव, वैसे हाल ही में जिस तरीके से 26 जनवरी को जो एक हिंसक तस्वीर देखने को मिली थी, और हाल ही में जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो एक बीजेपी के जो नेता के साथ लगातार ये बातचीत भी की जा रही है, लेकिन अगर बात करें दीप सिद्धू की, दीप सिद्धू ने जिस तरीके से लाल किले पर झंडा फहराया था, लेकिन इसी को चलते अब बीजेपी सरकार की अगर बात करें, बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है दीप सिद्धू को लेकर? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें दीप सिद्धू की, तो दीप सिद्धू को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वो उनका एजेंट था या उनके साथ था। मगर ये जरूर है, जिस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से प्रूफ दिखाए जा रहे हैं, यानी फोटो दिखाई जा रही हैं, यहाँ तक कि कल जागो इंडिया पार्टी ने भी उनका प्रूफ दिखाया। जेके ने जिस तरीके से कहा कि ये बीजेपी का क्या कहते कार्यकर्ता है और बीजेपी के लिए इशारे पे काम कर रहा था, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं अभी प्रूफ इसी तरीके जो प्रूफ दिखाए जा रहे हैं, जब तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वो इसी तरफ इशारा करती है कि सरकार की कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी। मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा गया है, मगर सरकार की तरफ से अभी तक कोई पलटवार जवाब नहीं दिया गया है। मगर सरकार अब दिल्ली पुलिस के द्वारा जो किसान नेता थे उनके ऊपर एफआईआर कर चुकी है और यहाँ तक कि अब वो प्रेशर बनाया जाएगा इस आंदोलन को खत्म करने की या फिर किसानों को बैकफुट पर ले जाकर उन्हें वापस करने की। मगर अब देखना होगा दिल्ली पुलिस कितनी बड़ी कार्रवाई करती है, क्योंकि इसके अंदर लगभग 400 से ज्यादा जो जवान थे, पुलिसकर्मी थे, वो घायल हुए। जी। तो राजीव, जिस लगातार अब पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में है इन सब के बाद, अब क्या लगता है कि लगातार किसान नेताओं के बीच ये एफआईआर दर्ज भी हो चुके हैं किसान के, और अगर बात करें किसान नेताओं के साथ और जो बाकी किसान भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, क्या माहौल अभी शांत हुआ है या अभी भी वैसे ही बरकरार है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों का जो 26 जनवरी को जो उदंग देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं सिर्फ ये बताया जा रहा है किसानों की तरफ से ये सिर्फ एक गुट था जिसने इस तरीके की घटना की है। बाकी गुट जो थे वो उन्होंने ऐसी कोई भी घटना नहीं की गई है, बल्कि उनका शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली थी, वो ट्रैक्टर शांतिपूर्ण ही निकाली गई है। मगर जिस तरीके से रणनीति थी वो कहीं ना कहीं फेल जरूर हुई है। मगर दिल्ली पुलिस ने लगातार उनके ऊपर एफआईआर कर रही है, यहाँ तक कि केस भी दर्ज किया गया है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। मगर मेन जो दीप सिद्धू का नाम लिया जा रहा है उसको अभी तक अरेस्टिंग नहीं की गई है और कहीं ना कहीं उसको अरेस्टिंग करनी होगी। मगर जिस तरीके से किसान संगठनों ने कल एक वीडियो दिखाया था जिसके अंदर दीप सिद्धू को पकड़ने की कोशिश की गई थी, उस पकड़ने के साथ साथ उसको पुलिस के हवाले करने की कोशिश की गई थी, मगर वो दीप सिद्धू उनके हाथ से निकल गया और वो भाग गया। मगर जिस तरीके से सारी जानकारी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी और जिसको किसान इशारा भी दे रहे हैं। मगर जिस तरीके से जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है, अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बड़ी होती जा रही है, यहाँ तक कि जो किसानों के ऊपर जो कह सकते हैं जो संगठनों के नेता हैं उनके ऊपर भी एफआईआर हो चुकी है और यहाँ तक कि उनको भी अब अरेस्ट किया जाएगा, चाहे इसमें राकेश टिकैतिया का नाम हो या फिर कई और बड़े नेताओं का नाम हो, उन सबको अब अरेस्ट किया गया, क्योंकि इन्होंने ही जो रणनीति बनाई थी वो रणनीति टूटी कैसे,
ये जरूर जानना होगा दिल्ली पुलिस को। मगर जिस तरीके से लगभग 400 से ज्यादा जो जवान है वो घायल हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं उनके परिजन उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए कितनी मुस्तैद है। मगर जिस तरीके से लगातार जो पूरी घटना हुई है उसके ऊपर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हुआ है, मगर किसानों की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है, मगर सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। तो राजीव, एक जिस तरीके से अब 26 जनवरी को लगातार ये हिंसक तो देखने को मिल रही थी, लेकिन क्या लगता है कि सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं तो चूक देखने को मिली थी? हाल ही में जिस तरीके से बताया जा रहा था, अपील भी की थी कि इतनी संख्या में ही वहां पर मौजूद रहे किसान और ट्रैक्टर, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी और इसके चलते कई तस्वीर ऐसी भी देखने को मिली थी, भयावह थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो चूक देखने को मिल सकती है पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें चूक की, तो चूक जरूर हुई है दिल्ली पुलिस की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी की एक तरफ परेड चल रही थी और हर पल पल की खबर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जा रही थी और हर पल पल की खबर जो थी वो बड़े अधिकारियों तक, बड़े नेताओं तक जा रही थी, मगर वहां से 26 जनवरी की जो परेड थी वहां से उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि किसी भी अधिकारी को ये ऑर्डर नहीं दिया गया कि आप जाइए वहां पे रोकिए या रोकने की कोशिश कीजिए, मगर जो पुलिसकर्मी जो लगे हुए थे, जो बैरिकेटर पे लगे हुए थे, वो कहीं ना कहीं पल पल की अपडेट अपने अधिकारियों को दे रहे थे। मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से यही सबसे बड़ी चूक थी। राजीव, जिस तरीके से ये बताया जा रहा था 26 जनवरी को कई जगह पर आवाजाही पे काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था, लोग काफी परेशान थे, लेकिन इसी के चलते अब कई जगह पे ये भी खबर सामने आ रही है कि किसानों को सीधे तौर पे अल्टीमेटम दे दिया है ग्रामीणों ने, लोगों ने, कि जल्दी से जल्दी ये 24 घंटे में अगर जाम खत्म नहीं किया गया और किसान लगातार जहां प्रदर्शन कर रहे हैं तो काफी दिक्कतें भी हो सकती है, सीधे तौर पे अल्टीमेटम दे दिया। अगर बात करें वहां के ट्रेनों की या स्टेशन पे जहां पर भी लगातार इसके काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था, ट्रेन भी काफी जगह पे रोक दी गई थी। मेट्रो की अगर बात करें, मेट्रो पर भी काफी असर देखने को मिला था और साथ ही ये नेटवर्क पर भी काफी असर देखने को मिला था। क्या अब इन पे चालू हुई है, शुरू हो चुकी है मेट्रो ट्रेन, या जो जहां पर भी कई जगह पे जो ये नेटवर्क बंद किए गए हैं, क्या उसको दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से कल की जो परसों की घटना थी, यानी कि 26 जनवरी की जो घटना थी, वो कहीं ना कहीं लगभग उसको देखते हुए मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई थी। जहां जहां किसान गए थे वहां के सारे रास्ते जो मेट्रो के थे वो बंद कर दिए गए थे। यहाँ तक कि जो इंटरनेट सेवा थी वो भी बंद कर दी गई थी। मगर जो कल तक की जो स्थिति थी, वो यानी कल सुबह तक की स्थिति इतनी थी कि लाल किले को एक छावनी के तौर पर बदला गया था। यहाँ तक कि जो ITO का एरिया था वो उसको भी रोक दिया गया था। आम पब्लिक को जरूर दिक्कतें हो रही थी। लुटियन जोन की बात करें या मंडी हाउस की बात करें या कनॉट प्लेस की बात करें, ये तमाम जो रास्ते थे वो बंद कर दिए गए थे, क्योंकि स्थिति को सामान्य करने के लिए। मगर जैसे जैसे शाम ढलती गई, स्थिति सामान्य होती गई, उसके बाद में सारे रास्ते खोलते गए। मगर दिल्ली पुलिस ने अभी तक लाल किले को छावनी के तौर पर जरूर बदला हुआ है, मगर लाल किले से अभी सुरक्षा व्यवस्था नहीं हटाई है, क्योंकि उनको आशंका है जो लाल किले के आसपास जो गुरुद्वारे हैं या फिर और जगह हैं, किसान जो है यहाँ पे जरूर दुबके हो सकते हैं, तो उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से छावनी बनाई हुई है वहां पर सुरक्षा, राजीव, जिस तरीके से बताया जा रहा है लाल किले पर वहां पर चोरी की भी खबर सामने आई है, इसी के चलते बताया ये भी जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है लाल किले में। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से लाल किले के अंदर की जो तस्वीर थी वो कहीं ना कहीं वो भी डरावनी थी, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद लाल किले के अंदर जाना एक सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। क्योंकि जब गेट लगे हुए हैं तो गेटों को बंद क्यों नहीं किया गया था? बेशक कोशिश जरूर की थी गेट बंद करने की, मगर जिस तरीके से अंदर तक गए हैं और अंदर जाने के बाद में जो कह सकते तोड़फोड़ की गई है, यहाँ तक कि जो अंदर सामान रखा था, AC लगा हुआ था, जो सुरक्षा कर्मियों के बैठने की जगह थी या फिर जो और जगहें थी, सबको तोड़ दिया गया था। और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर सरकार अब इस तरीके की कोशिश कर रही है कि जिन्होंने भी ये नुकसान किया था उनसे भरपाई की जाए या फिर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, अब ये सरकार के ऊपर है। मगर दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि कुछ जो आशंका है जरूर है दिल्ली पुलिस को कि कुछ लोग लाल किले के आसपास जरूर हो सकते हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। मगर किस तरीके से ढूंढा जाएगा ये सारी प्रक्रिया दिल्ली पुलिस के हाथ में है। मगर दिल्ली पुलिस अभी तक तैयार है किसानों के लिए FIR करने या फिर उनके केस दर्ज करने के लिए, मगर किसानों का जो जवाब आ रहा है वो सीधा सीधा सरकार के ऊपर आ रहा है कि सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत हमारे को आंदोलन जो था वो भटकाने की कोशिश की गई है। और बिल्कुल राजीव, कहना बहुत मुश्किल है कि साजिश किसकी थी, या किसानों की तरफ से थी या सरकार या पुलिस प्रशासन की तरफ से थी, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखना लाजमी होगा। जिस तरीके से अब एक तरफ तो यहाँ पर 1 फरवरी को जो ट्रैक्टर ये जो मार्च निकालने की कोशिश की जा रही थी, घेराव करने की कोशिश की जा रही थी संसद में, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इसकी तरफ एक दावा भी किया गया है अगली बैठक में ये बातचीत होगी कि कब घेराव करना है, कब
मार्च निकालना है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजीव। तो रुख करते हैं अगली खबर का। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां विक्रोली परिसर से 35,54,000 के नकली नोटों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक ये भारतीय चलन के नकली नए नोटों की छपाई कर आम लोगों के बीच ये सौदेबाजी की जा रही थी और जिससे भारत को आर्थिक नुकसान होने की संभावना भी थी। लेकिन समय रहते नकली नोटों के साथ मुंबई की क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को वारदात में इस्तेमाल नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रिंटर, इंक बोतल, पेपर और इन सभी की सामग्री के साथ गिरफ्तार कर एक कामयाबी हासिल की है। जानेवारी भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी मुंबई शहरमधील गुन्हे शाखा कक्ष 7 येथील प्रभारी अधिकारी PI श्रीधरकर यांना अशी माहिती मिळाली होती, अशी सूचना मिळाली होती की 2 व्यक्ती हे FICN म्हणजे बनावट नोटा, भारतीय बनावट नोटा ह्या विकण्याकरता भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्क्युलेट करण्याकरता मुंबई शहरामध्ये येणार आहेत आणि त्या अनुषंगाने ते विक्रोळी पूर्व या भागात येत आहेत। अशा प्रकारची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी खातरजमा करण्याकरता व उचित कारवाई करण्याकरता छापा खबर मुंबई से दिखा रहे हैं आपको, जहां क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि नकली नोट के गिरोह का ये क्राइम ब्रांच की टीम ने पर्दाफाश किया है। लाखों की नकली नोटों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के चलते ये बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर ये क्राइम ब्रांच की टीम ने खुलासा किया है, पर्दाफाश किया है। इसी के चलते 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो आपको बता दें कि जहां विक्रोली परिसर से 35,54,000 के नकली नोटों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है ये क्राइम ब्रांच की टीम ने और मामले में आरोपियों के खिलाफ ये आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक पर्दाफाश किया है 4 आरोपियों का। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, बड़ी खबर है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और वहां बताया जा रहा है कि नकली नोटों के ये गिरोह का पर्दाफाश क्या है, पूरा मामला क्या है? जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो है पुलिस ने छापेमारी की थी और वहां उन्हें 2,28,000 रुपए नकली नोट बरामद हुए थे, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 7 ने इस पूरे मामले में गंभीरता लेकर जब बारीकी से जांच किया तो मुंबई से सटे पालघर इलाके में छापेमारी हुई, जहां पर लगभग 35,54,000 के आसपास जो है नकली नोट बरामद हुआ। और सबसे बड़ी बात करिश्मा, ये लोग नोट कहीं से लाते नहीं थे या किसी दूसरे देश से नहीं आता था, बल्कि ये लोग नोट खुद बनाया करते थे। इनके पास से प्रिंटिंग मशीन, स्याही और तमाम कागजात और सामग्री बरामद हुई है। क्राइम ब्रांच को शक हुआ कि इस मामले में और भी इनके लोग जुड़े हो सकते हैं और यही वजह था कि नाला सोपारा और विरार में भी 2 जगह पर छापेमारी हुई, जहां से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनके पास से भी बनावटी नोट बरामद हुए। तो कह सकते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को खोखला बनाने की एक साजिश थी और इस साजिश में जो लोग शामिल थे उनमें 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन क्राइम ब्रांच का मानना है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां से स्याही, इंक, पेपर और जो मशीन और सामग्री बरामद हुई है। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, कितने ये जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के चलते अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, अपडेट मिली है कि कितने समय से काले बाजारी का काला धंधा चल रहा था? देखिए करिश्मा, यही पता करने के लिए क्राइम ब्रांच ने न्यायालय के समक्ष पेश करके जो है इन लोगों का रिमांड लिया है और आज इन लोगों से पूछताछ होगी और क्राइम ब्रांच सहित मुंबई पुलिस भी जानने की कोशिश करेगी कि ये किन गिरोह से जुड़े हैं, क्या अंतरराष्ट्रीय इनके कनेक्शन है। जो इंक आती है, ये इंक इन्हें कौन प्रोवाइड करता है, ये पेपर कहाँ से आता है और मुंबई सहित अगर हिंदुस्तान की बात करें तो कहाँ कहाँ पे इनके नेटवर्क फैले हुए हैं, किस तरीके से जालसाजी करते हैं, किस तरीके
तरीके से फर्जी नकली नोट लोगों तक पहुंचाया करते हैं। इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच पूछताछ में करेगी। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, क्या कुछ आगे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आगे कितने गिरोह भी इसमें शामिल हो सकते हैं इस काले बाजारी में, और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कितने लोग इसमें और शामिल हो सकते हैं? देखिए करिश्मा, ये तो पाना काफी मुश्किल है कि इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से 35,54,000 नकली बनावटी नोट मिला है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुंबई नहीं, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ऐसे तमाम इलाकों में जो इनके नेटवर्क है, इनके लोग हैं, वहां पर भी इस तरीके की जालसाजी ये लोग किए होंगे, इस तरीके के फर्जी नोट वहां पर भी ये लोग दिए होंगे, और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस मामले में आईपीसी की धारा के तहत उन आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। बाकी की तलाश जारी है। तो क्राइम ब्रांच की माने तो इस मामले में आरोपियों से जब पूछताछ होगी और जब इन्हें 1 फरवरी को ले जाए न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा, तो उस समय क्राइम ब्रांच या पुलिस की तरफ से क्या तथ्य न्यायालय के सामने रखते हैं और क्या फिर रिमांड मांगी जाती है, इसके बाद ही साफ हो पाएगा। जी करिश्मा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल बता दें आपको, लगातार मुंबई से खबर दिखा रहे हैं जहां नकली नोट के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसी के चलते आपको बता दें कि हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह जुड़े थे, जहां उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि काला बाजारी का ये काला धंधा काफ़ी समय से चल रहा था, नकली नोट का ये काला बाजारी लगातार चल रही थी, और इसी के चलते ये भी बताया जा रहा है कि आने जो लगातार इनकी इन्फॉर्मेशन आगे भी निकाली जा रही है क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से, और इसको लेकर कह सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की जो टीम है पूरी तरह से एक्शन में है। नकली नोट के गिरोह का पर्दाफाश लगातार क्राइम ब्रांच कर रही है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, दरअसल जिसमें एक व्यक्ति किसी समारोह में एक डांसर के साथ अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहा है, और यह वीडियो राजस्थान के एक बीजेपी नेता का बताया ये जा रहा है। और यह वीडियो चित्तौड़गढ़ जिले के ये मांगरोल इस क्षेत्र में एक विवाह समारोह का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी नेता कैलाश गुर्जर एक महिला के साथ अश्लील डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 23 जनवरी का बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में कैलाश गुर्जर ने सफाई देते हुए कहा है कि वे अपने परिवार में विवाह समारोह में भाग लेने गए थे, जहां छवि खराब करने के लिए ये वीडियो वायरल कर दिया है। बता दें आपको ये कि कैलाश गुर्जर प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी क्षेत्र के बीजेपी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं, और ये वीडियो ऐसे समय में वायरल हुआ है जब 28 जनवरी को यहां निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है। ये एक ऐसा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी नेता के लिए ऐसा अश्लील डांस करना, वो भी एक महिला के साथ शोभा देता है क्या? यह वीडियो सामने आने के बाद तो वहीं कांग्रेस के उप प्रधान विक्रम आंजना ने बीजेपी नेताओं पर हमला किया है, पार्टी नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाया है। तो वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष का कहना यह है कि कांग्रेस नगर निकाय चुनाव हार रही है, इसलिए यह कांग्रेस की बौखलाहट है और कांग्रेस ने यह तोड़ फोड़ कर पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मोटो है, चाल, चरित्र व चेहरा, उनके पदाधिकारी समय समय पर उसका प्रदर्शन करते रहते हैं। पिछले दिन उनका एक वीडियो और वायरल हुआ कि ये मेरा निजी मामला था। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका निजी मामले में हमें भी दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनके निजी घर में जो चलता है उसको बाहर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये एक विचारणीय विषय है। दूसरी बात, सामाजिक मर्यादाएं राजनीति में होना बहुत आवश्यक है। अगर सामाजिक मर्यादाओं का हम पालन नहीं कर सके तो राजनीतिक रूप में नैतिकता का स्थापित आप कर नहीं सकते हो। कोई भी व्यक्ति आज दिन तक हिंदुस्तान के और हमारे संस्कृति के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने शादी करके चौराहे पर सुहागरात मनाई हो, इसलिए शर्मनाक कृत्य है, इसकी निंदा भी की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो गर्व से कह रहे कि हमारा निजी मैटर है। भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष का जो 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में अश्लीलता की पराकाष्ठा कर रखी है। इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा करते हैं, पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा? उनका दूसरा वीडियो भी देखा मैंने, खंडन वाला, उसमें वो कह रहे मेरा पारिवारिक मामला है।
ऐसे सभ्य समाज तो पारिवारिक मामले को कतई पसंद नहीं करता है और इसका खामियाजा भी नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। 23 तारीख को निम्बाहेड़ा मांगरोल मेरी बहन के वहाँ विवाह प्रोग्राम में गया था। वहाँ मेरे पारिवारिक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित हुआ जिसमें मेरे परिवार के लोगों के साथ डांस किया, जिसको सभी ने रिकॉर्ड भी किया, परंतु किसी ने उसको गलत तरीके से लेकर उसको एक अलग ही रूप दिया गया। वह प्रोग्राम हमारा निजी प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को बालिका दिवस के रूप में जोड़ा गया, जो सरासर गलत और निराधार है और राजनीतिक द्वेषता के कारण मुझे। प्रतापगढ़ से एक खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल जिसमें एक व्यक्ति किसी समारोह में डांसर के साथ अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो राजस्थान के एक बीजेपी नेता का बताया जा रहा है और ये वीडियो चित्तौड़गढ़ जिले के ये मांगरोल क्षेत्र से में एक विवाह समारोह का बताया जा रहा है और बीजेपी नेता कैलाश गुर्जर एक महिला के साथ अश्लील डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के बाद बता दें आपको कि जिस ये वीडियो लगातार जिस तरीके से वायरल हो रहा है, तो इसी को लेकर अब कैलाश गुर्जर अपनी सफाई देते हुए पेश आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से ये वीडियो दिखाई गई है वो सही नहीं है, इसको एडिट की गई है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी, एक बड़ी खबर सामने आई है जहां एक बीजेपी नेता यानी कि कैलाश गुर्जर का एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार राजस्थान के प्रतापगढ़ से एक खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी नेता कैलाश गुर्जर का एक अश्लील डांस वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और इसी के चलते निकाय चुनाव से पहले ये छोटी सादड़ी में सियासत वो गर्म होती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो वायरल होने पर लगातार पक्ष और विपक्ष दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। और ये वीडियो वायरल होने के बाद जहां लगातार विपक्ष बीजेपी नेता कैलाश गुर्जर पर ये पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के चलते अब बीजेपी नेता कैलाश गुर्जर सामने आए हैं, जहां उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि एक निजी समारोह में ये शामिल होने गए थे और इस वीडियो को एडिट करके दिखाया गया है। एक राजनीति तौर पे कहा जा सकता है कि इस वीडियो को अलग तरीके से दिखाया गया है। तो एक बार फिर से हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए हैं राजस्थान से। भवानी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बीजेपी नेता कैलाश गुर्जर का एक अश्लील वीडियो सामने आया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। भवानी सिंह, आवाज मिल पा रही है आपको? बीजेपी का नेता है उसको सोशल वीडियो उनका सामने आया है, कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े होने हैं और नगर निकाय चुनाव भी हो रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी के नेता का इस तरह से एक वीडियो वायरल होना मतलब बहुत ही शर्म की बात है। एक नेता के पार्टी जो पार्टी के साथ में और जो राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में अपने जुड़े हुए नेता का इस तरह से वीडियो जारी होता है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर देता है। और इस वीडियो को लेकर कांग्रेस भी ने हल्ला बोल दिया है। चित्तौड़गढ़ के अपने चोरी सादरी में जो इस तरह से जो वीडियो हुआ है, उस वीडियो में कई बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, और उनके सामने इस तरह से वीडियो जारी मतलब वायरल होना बहुत बड़ी बात है। और नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी करिश्मा। तो लगातार अब इस वीडियो वायरल होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बाद? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार राजस्थान के प्रतापगढ़ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बीजेपी नेता कैलाश गुर्जर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कैलाश गुर्जर का ये अश्लील डांस वीडियो वायरल हो रहा है। सभी लोग यार जगह रखो
प्यार मुझे करो। तो एक बार फिर से हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी, जिस तरीके से जब से ये वीडियो वायरल हुई है, हालांकि ये आए दिन लगातार ऐसी तमाम नेताओं की वीडियो वायरल होती रहती है, लेकिन इसमें भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अगर बात करें फिलहाल जो जिस तरह के बीजेपी नेता कैलाश गुर्जर की वीडियो वायरल हो रही है, तो इसको लेकर इसी के साथ अब ये जो सियासत है वो काफी गर्मा गई है, तो इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी जो नेताओं में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा कांग्रेस ने खोल दिया है और नगर निकाय चुनाव जो चल रहे हैं उसको लेकर बिल्कुल बीजेपी पर पूरा निशाना साधा जा रहा है। उसको लेकर इसका खामियाजा अपने बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से नेता का जो वीडियो जारी हो रहा है और जो ये नेता बताया जा रहा है वो ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष है छोटे सादरी का, और उसका इस तरह से वीडियो जारी होना मतलब कहीं ना कहीं पूरे सियासत को हिला दिया है। देखिए कई बार भी अपने चित्तौड़ में इस तरह की घटना हो गई है एक बीजेपी नेता के खिलाफ में, मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूंगा उस बीजेपी नेता का, उसके खिलाफ में एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था और फिर उसके अभी थमने के बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस तरह से असली वीडियो है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर ये सवाल खड़ा कर देता है और वही राष्ट्रवादी जो पार्टी बताई जाने वाली बीजेपी के नेता इस तरह से असली वीडियो करके और बाधाओं के साथ में नाचते नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। वही तो कांग्रेस ने बिल्कुल मोर्चा खोल दिया इसको लेकर के भाई या तो माफी मांगे इस तरह से इनके, और जो अध्यक्ष है उसने बताया कि मेरे कार्यक्रम में मैं इस तरह का वीडियो और कार्यक्रम किया था उसमें किसी ने हरकत कर ली, इस तरह का वीडियो इन्होंने बना दिया। लेकिन जिस वीडियो में ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं उन बच्चों के सामने इस तरह का गंगा नाच करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। खबर एमपी के भोपाल से है, जहां 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है। घटना शाहपुरा इलाके की है। बता दें आपको ये कि 23 साल के एक युवक ने नाबालिग लड़की को अपना हवस का शिकार बना लिया। लड़की की आवाज़ सुनकर लोग उसे बचाने दौड़े और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत पर मौके पर ही पहुंचे और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पुलिस से जल्द एक्शन लेने की मांग की है। और आपको बता दें कि इसी दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में सरकार को अब गंभीर कदम उठाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि ऐसे आरोपियों को चौराहों पर लटका देना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। कथन हो गए हैं और कथन के बाद वो उसको मेडिकल चेकअप के बाद कल पेश करेंगे कोर्ट के अंदर। हमारी मांग यही है कि ऐसे लोगों को चौराहों पर लटका दिया जाए, जैसा मुख्यमंत्री कहते हैं कि लटका देंगे गाड़ देंगे। आखिर ये होगा कब तक ऐसे बच्चों के साथ रेप और दुष्कर्म होते रहेंगे और हत्याएं होती रहेंगी। ये 26 जनवरी है, संविधान दिवस है, आज जागे सरकार, ये हमारा कहना है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां भोपाल एक बार फिर शर्मसार हो गया। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि लगातार आए दिन ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही है, जहां लगातार जो बेटियों के साथ ऐसी शर्मसार हरकतें सामने आ रही है, उनके साथ लगातार उनके रेप की खबरें सामने आ रही है। और हाल ही की अगर बात करें भोपाल की, तो जहां 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है कि युवक ने ये घटना को अंजाम दिया है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ी खबर है जहां भोपाल एक बार फिर से शर्मसार हो गया। दरअसल बताया जा रहा है कि एक नाबालिग लड़की के साथ एक दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, करिश्मा बता दूंगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार नाबालिग के दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर बयान 15% पूर्व के कार्यकाल को देखते हुए यहाँ पर दुष्कर्म के मामलों में कमी लाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी ओर देखने में कांग्रेस पूर्व मंत्री द्वारा, जनसंपर्क मंत्री द्वारा, पी शर्मा द्वारा थाने शाहपुरा में जाके भोपाल राजधानी में नाबालिग दुष्कर्म के मामले को दर्ज करवाने का मामला सामने आता, तो कहीं ना कहीं एक सवाल निशान भी उठाता नजर आता है विपक्ष। और यहाँ पर लगातार दुष्कर्म के मामलों में, खास तौर पर नाबालिगों के साथ ये मामलों में अगर जब दबाव के बाद दुष्कर्म के मामले थाने में दर्ज होंगे तो निश्चित ही
मामलों में कमी आएगी। और नरोत्तम मिश्रा के जिस तरह बयान, गृह मंत्री के बयान को लेकर लगातार विपक्ष आड़े हाथों लेते हुए इन मामलों को उठाता नजर आ रहा है। चाहे वही प्यारे मियां दुष्कर्म मामला हो, जहां पर 4 नाबालिगों के साथ एक नाबालिगा की मौत भी हो जाती है और 3 यहाँ पर गंभीर रूप से या जिला अस्पताल में भर्ती होते हैं और फिर उनको एम्स रेफर कर दिया जाता है। तो वही शाहपुरा के मामले में भी यही सामने आता है कि 14 साल की नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का मामले को लेकर पीसी शर्मा द्वारा या कांग्रेस के पूर्व मंत्री द्वारा यहाँ पर मामला दर्ज करवाने के लिए कहीं ना कहीं थाने में जाके दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो करिश्मा साफ है कि अगर गृह मंत्री की माने तो यहाँ पर जिस तरह से 15% दुष्कर्म मामले कम होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर अगर पूर्व सरकार कांग्रेस की माने तो यहाँ पर निश्चित ही यहाँ पर यह देखने में आता था कि दुष्कर्म के मामले में अगर पीड़िता थाने में जाती है तो उसके मामलों को तुरंत संज्ञान में लेकर आला अधिकारी उस पर कार्रवाई करते नजर आते थे। आज वर्तमान में यदि दुष्कर्म के मामले में पीड़िता जाती है तो उसके मामले को लेकर आखिर क्या ऐसी वजह होती है कि थाने को फिर से दबाव या किसी नेता संरक्षण के माध्यम से ही उसको मामला दर्ज होता है। तो करिश्मा यहाँ पर गंभीर विषय यही उठता है, चूंकि दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उनको जब बयान या मामला दर्ज करवाना पड़ता है तो काफी हिम्मत और जद्दोजहद की बात होती है, क्योंकि दुष्कर्म के बाद यहाँ पर थानों में जो बयानबाजी होती है, बार बार पूछताछ होती है, तो वो काफी कठिन दौर और आत्मघाती पीड़िता के लिए होता है। तो यहाँ पर साफ है कि अगर पुलिस तत्काल मामलों को संज्ञान में लेके बिना किसी दबाव के निश्चित ही अगर पीड़िता की सुनवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।